हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ऑलरेडी इसकी 2 और 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया है। बच्चों, आज की क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, जिसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसका एक पार्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में कवर अप कर चुके हैं। बच्चे, बेसिकली आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, देन द प्रॉब्लम्स और रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इस ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी के अंदर। उसके बाद एक मेजर टॉपिक जो कि है डिबेट ओवर द सब्सिडीज, जो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही अराइज हुआ। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने एग्रीकल्चर पॉलिसीज पढ़ी हैं, इसका क्या रिजल्ट रहा, क्या अचीवमेंट्स थे इस पॉलिसीज के और क्या फेलियर्स रहे। तो मतलब आज की क्लास तो पूरी एक बम्पर क्लास है, जो हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरत थी इक्विटी और ग्रोथ की। इक्विटी के लिए हम लेकर आए थे कुछ लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें हमने पढ़ा एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के बारे में, और दूसरा था हमारे पास लैंड सीलिंग। तो वहां तो हमने पढ़ लिया कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज की वजह से और लैंड सीलिंग की वजह से कितना डेवलपमेंट हो पाया और कितना नहीं। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ लाने के लिए हमने क्या किया। तो ग्रोथ लाने के लिए हमारे यहाँ पर आए थे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जिसको नाम दिया हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो हरित क्रांति है, ये हमारे यहाँ पर आई, और इसको हम न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जो था, उसको हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर क्या कहती है ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी। So the new agriculture strategy was adopted in India during the third plan. First thing जो आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है कि जो हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी आई थी वो थर्ड प्लान के टाइम पे आई थी, यानी कि ड्यूरिंग 1960s के टाइम पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। The traditional agriculture practices followed in India are gradually being replaced by the modern technology and the agriculture practices. अब जब ये हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी आई, तो उसके अंदर बेसिक हमारा एम यही था कि जो हम पुरानी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, हमें उसको रिप्लेस करना था। हमें न्यू मेथड्स की जरूरत थी, न्यू टेक्निक्स की जरूरत थी। तो हमने अपने आउटडेटेड मेथड्स को रिप्लेस किया विद सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Under this strategy, intensive efforts were taken for raising the agriculture production and productivity in selected regions of the country through the introduction of the modern inputs like fertilizers, credit, marketing facilities. अब यहाँ पे हुआ क्या, इस स्ट्रैटेजी के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ सिलेक्टेड रीजन्स के अंदर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे कुछ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि अब तक हमारे फार्मर्स को मॉडर्न इनपुट्स के बारे में पता ही नहीं था। तो हम चाहते थे कि उनको उन मॉडर्न इनपुट्स के बारे में भी पता चले। तो इसके लिए हमने फर्टिलाइजर्स का यूसेज उन्हें सिखाया, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल कराई, मार्केटिंग फैसिलिटीज उन्हें अवेलेबल कराई, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और उसका बेनिफिट सिर्फ हमारी इकोनॉमी तक ही नहीं, उन तक भी पहुंच सके। Now the challenges in the agriculture sector before implementing the green revolution. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे। अब वो चैलेंजेस क्या थे? At independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. Productivity in the agriculture sector was very low because of the use of old technology. अब यहाँ पर सबसे पहला जो चैलेंज हमारे सामने था वो ये कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 75% जो पॉपुलेशन थी हमारी वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल लो थी। रीजन बीइंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम पुराने तरीके से काम कर रहे थे। पहला चैलेंज तो यही था कि हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था,
और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना था। द सेकेंड वन वॉज the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers। अब हमारे फार्मर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, यानी कि जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए था वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिल रहा था, यानी कि जो सपोर्टिंग सर्विसेज चाहिए थी उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने के लिए वो फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल नहीं थी। India's agriculture vitally depends on the monsoon and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble। अब क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे कोई खास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, तो हमारे जो फार्मर्स थे वो इरिगेशन के लिए मॉनसून पर ही डिपेंड करते थे, यानी कि अगर मॉनसून आता था तो ही इरिगेशन का काम होता था। अब ऐसे में अगर कभी मॉनसून नहीं आए या डिले हो जाए तो ऐसे में फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते थे। तो हमारे सामने ये 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज कि हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में था एंड इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी ड्यू टू द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। दूसरा हमने ये पढ़ा कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी थी जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तीसरा, हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स थे ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज वो मॉनसून पर डिपेंड करते थे। ठीक है, सो मेन अभी हमने क्या बातें पढ़ी यहाँ पे जो हमें अपने माइंड में स्टोर करनी है। नंबर 1 इज कि ग्रीन रेवोल्यूशन को न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी कहते हैं, जो कि थर्ड प्लान के अंदर हमने एक्सपीरियंस किया विच मीन्स ड्यूरिंग द 1960s। और यहाँ पर हमारा मेन एम यही था इस स्ट्रैटेजी को लेकर आने के पीछे कि आउटडेटेड और ओल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमें हटाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमें अडॉप्ट करना था। फार्मर्स को सिखाना था मॉडर्न इनपुट्स का यूज जैसे कि फर्टिलाइजर्स, मार्केटिंग फैसिलिटीज, इन सब चीजों के बारे में। बट हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी थे। चैलेंजेस कैसे थे कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, लो प्रोडक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है और मॉनसून पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो पढ़ लिया कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन को जब लेकर आए तो उसके पीछे हमारा क्या मकसद था और हमारे सामने चैलेंजेस क्या थे। अब जब वो आया तो क्या हुआ? So the stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution। चैप्टर से ना बहुत ज्यादा एक वर्ड हम लोग पढ़ते आ रहे थे, स्टेग्नेशन। हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है वो स्टेगनेंट है, बहुत ज्यादा इस चीज को हम पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के आते ही ये जो स्टेग्नेशन है ये हट चुका था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो स्टेग्नेशन है उसको परमानेंटली हटा दिया था। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, अब वो फटाफट से दौड़ने लग गई थी। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। सो अब पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब तक हमने जस्ट उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि क्या हुआ, क्या सोचा था। सो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था दिस रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने देखा कि हमारे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में एक बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला, यानी कि अचानक से जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो चुका था। पर ऐसा हुआ कैसे? सो रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ये हमारे एक स्पेशल सीड्स थे जिनके यूसेज की वजह से अचानक से हमारे यहाँ पर जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया था। एंड दिस वाज स्पेशली फॉर द व्हीट एंड राइस। ये जो 2 मेजर फूड ग्रेन्स थे हमारे, इसके केस में हमने देखा कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कौन से पीरियड में? थर्ड 5 ईयर प्लान में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। तो मेन चीज हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, कि हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरी बात हमने पढ़ी कैसे बढ़ा? विद द यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स की वजह से ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। कौन से 2 मेजर फूड ग्रेन्स है जिनका प्रोडक्शन इंक्रीज होते हुए दिखा हमें? व्हीट, सबसे पहले तो व्हीट, और उसके बाद लेटर ऑन जो राइस का प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया था। सो ये हमें 3 बातें मेन ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन से पता चली। आगे चलते हैं।
अभी जो मैं बाद की आपको ये दो बातें बताने वाली हूं, ये है आपके लिए एक तरीके से द लिमिटेशन ऑफ HYV सीड्स, और यू कैन से द ड्रॉबैक्स ऑफ HYV सीड्स। भाई आपने ये बोला कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ड्यू टू द यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ सीड्स, और इन्हें ना मिरेकल सीड्स भी कहा जाता था। मिरेकल्स मतलब क्योंकि अचानक से इनके इस्तेमाल से ही हमारे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ। बट इन सीड्स को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था, इनके इस्तेमाल के साथ कुछ रुकावटें भी जुड़ी हुई थी। तो अब वो क्या बातें थी वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। The number one is the use of these seeds required the use of fertilizers and pesticides in correct quantities। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे नोट करोगे, जब हम की नोट्स बनाते हैं ना बच्चे, तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स को ही लिखते हैं। तो ये आपके लिए वो की पॉइंट है सबसे पहले, कि सबसे पहला ड्रॉबैक है HYV सीड्स के साथ कि इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको सही मात्रा में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना होगा, एज वेल एज द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। उसके साथ साथ जो दूसरी बात हमें यहाँ पर नजर आ रही है वो है द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। आपको वाटर का भी सप्लाई वहां पर रेगुलर रखना होगा। And the application of these inputs in the correct proposition is vital। और तीनों का जो मिक्सचर है वो करेक्ट प्रोपोजिशन यानी कि एक सही मात्रा में होना चाहिए। अगर कोई एक चीज ज्यादा और कोई एक चीज कम रह गई तो आपको वो जो रिजल्ट मिलना होगा वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे भाई सपोज करो कि अगर आप शिकंजी ही बना रहे हो तो शिकंजी के अंदर चीनी और साथ में जो हम मसाला डालते हैं, चाहे काला नमक ही क्यों ना डालें, अगर उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो वो जो एक टेस्ट है ना, ऑथेंटिक टेस्ट शिकंजी का, वो हमें नहीं लगता। तो लाइकवाइज वो यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपको फूड ग्रेन्स के अंदर वो इंक्रीज देखना है, वो इंक्रीमेंट देखना है, तो उसके लिए इन तीनों चीजों का इस्तेमाल सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्या है वो चीजें? सबसे पहला द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स एंड द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात उन्होंने क्या बोली? द फार्मर कुड बेनिफिट फ्रॉम द HYV सीड्स रिक्वायर्ड रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स। देखो भाई, एक और बात हमारे सामने निकल कर आई कि एक तो आपको यहाँ पे चाहिए एक रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी प्लस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि जो ये HYV सीड्स थे ये कोई सस्ते नहीं थे, ये महंगे सीड्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे मुझे जो HYV सीड्स के ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं वो क्या क्या हैं? नंबर वन पॉइंट इज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट क्वांटिटी, द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, द थर्ड वन इज द रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी एंड द फोर्थ वन इज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये चार आप मेन पॉइंट्स इसके अंदर याद रखिए। जरूरी नहीं है आपको यही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, मैंने आपको बोला कि ये चार ड्रॉबैक्स हैं HYV सीड्स के, अपनी लैंग्वेज में लिखो, पर ये चार पॉइंट्स उसके अंदर जरूर आपको हाईलाइट करने हैं कि HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए, इन मिरेकल सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए ये चार चीजें चाहिए: फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। साथ साथ याद हो रहा है ना? साथ साथ याद ही करना है, हमें साथ साथ चीजों को अपने माइंड में फिट करते हुए चलना है भाई। चलो, अब आई अचीवमेंट्स की बारी कि अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अचीवमेंट्स मिली। तो ये अचीवमेंट्स हमें दो फेजेस में देखने को मिली। जो पहला फेज था वो था द मिड 1960s टू 1970s, पहला फेज हमें यहां देखने को मिला, और जो दूसरा फेज हमें देखने को मिला वो मिला 1970s टू 1980s। ठीक है, यानी कि 60 से लेकर 80 तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स को यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, और दो फेजेस में इसको बांटा हमने। एक फेज था मिड 1960s से 1970s तक, दूसरा फेज था 1970s से 1980s तक। ठीक है, अब क्या हुआ उस दौरान में? In the first phase of Green Revolution, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only। तो पहले फेज ने हमें ये बताया कि जो HYV सीड्स थे, क्योंकि इनके साथ कुछ ड्रॉबैक्स जुड़े हुए थे, कुछ चीजें जुड़ी हुई थी, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ स्टेट्स ही ढंग से कर पाई, जो थी पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट हमें मिला वो देखने को मिला सिर्फ उन रीजन्स के अंदर जहां पर वीट ग्रो किया जाता है, यानी कि ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया था सिर्फ वीट के टूवर्ड्स। तो फेज वन में हमने दो बातें सीखी
कि एक तो सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ही हमें इन सीड्स का इस्तेमाल होता हुआ दिखा, प्लस ये उन्हीं एरियाज में बेनिफिट दे रहा था जो व्हीट ग्रोइंग रीजन्स थे। ठीक है, second phase. In the second phase of the Green Revolution, the HYV technology spread to the larger number of states and benefited the more variety of crops. लेकिन phase 2 हमारे लिए खुशखबरी लेकर आया और other states में भी हमने इन seeds का इस्तेमाल भी देखा, प्लस और varieties of crops के अंदर भी हमें Green Revolution का impact दिख रहा था। यहाँ पर हमने अचीवमेंट्स देखी दो फेजेस में। फर्स्ट फेज मिड 1960s टू 1970, जिसमें यह कहा गया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब के अंदर HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ और इसका जो बेनिफिट था वो उन रीजन्स को हुआ जो व्हीट ग्रोइंग रीजन्स थे। फेज 2 लेकिन हमारे लिए एक अच्छा फेज लेकर आया जो था 1970 से 1980s के बीच में, जिसके अंदर और स्टेट्स के अंदर भी इसका बेनिफिट देखने को मिला, प्लस वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स अब इंक्रीज हो चुकी थी। ठीक है, ये भी याद हो गया है कि क्या थी अचीवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन की। आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने अचीवमेंट्स पढ़ ली कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स क्या रही, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट था अचीव द सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स। भाई हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था, भाई ग्रोथ के लिए था, और जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की। और यहाँ प्रोडक्टिविटी किसकी इंक्रीज की गई थी, फूड ग्रेन्स, क्योंकि हमारा मोटिव यही था कि फूड ग्रेन्स के मामले में हमें होना था सेल्फ रिलायंट। क्यों, क्योंकि यूके से हम लोगों को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इसके लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट इसका पड़ा वो यही कि हम सेल्फ रिलायंट हो चुके थे फूड ग्रेन्स के टर्म्स में, यानी कि हम हो गए थे आत्मनिर्भर। So the spread of green revolution technology enabled the India to achieve the self-sufficiency in food grains. तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करी फूड ग्रेन्स के टर्म्स में। एंड इंडिया नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ द अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट। फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अब हमें किसी भी देश के दया भावना की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब हम खुद ही आत्मनिर्भर बन चुके थे और हम अपने यहाँ पर ही सफिशिएंट फूड ग्रेन्स ग्रो करने लगे थे। सो पहला इंपैक्ट बहुत अच्छा रहा। एंड द सेकंड वन इज जनरेटेड मार्केटेड सरप्लस। अब ये मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पार्ट जो आप मार्केट में निकालते हो बेचने के लिए, यानी कि आफ्टर मीटिंग ऑल योर सेल्फ कंजप्शन, जब आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस बचा है और उस प्रोड्यूस को आप बेचने निकले हो मार्केट के अंदर, तो उसे मार्केटेड सरप्लस कहा जाता है। तो पहले क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं हो पाते थे, तो हम सिर्फ अपना ही पेट भर रहे थे, यानी कि जैसे तैसे अपना सेल्फ कंजप्शन ही कर पा रहे थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आ जाने की वजह से क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, तो अब हमारे पास इतना सरप्लस जनरेट हो चुका था कि हम मार्केट में भी उसको बेच सकते थे। So the portion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers. तो अगर कभी आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए that what is the meaning of marketed surplus, तो आप क्या कहेंगे? That portion of the agriculture produce which is sold by the farmers in the market, यानी कि हमारी agriculture produce का वो पार्ट जो हम मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, आफ्टर मीटिंग देयर ऑन कंजप्शन रिक्वायरमेंट, लेकिन अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period available as a marketed surplus was sold by the farmers in the market. तो हमारे यहाँ पर राइस और व्हीट का ही क्योंकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे फार्मर्स के पास बच जाता था अपने सेल्फ कंजप्शन को पूरा करने के बाद। तो वही पार्ट उन लोगों ने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था। तो सेकेंड इंपैक्ट पड़ा कि हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस आया जिसको हमने मार्केट में बेचना शुरू किया। The third one is increase affordability for the low income groups. अब देखो भाई, सीधी सी बात है कि जिस चीज का मार्केट में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना।
तो ऐसे में जो लो इनकम ग्रुप्स थे हमारे, अब वो भी अफोर्ड कर सकते थे इन सभी चीजों को खरीदना। सो ड्यू टू सेलिंग द फूड ग्रेन्स इन द मार्केट, द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स डिक्लाइन रिलेटिव टू द अदर आइटम्स ऑफ कंजप्शन। तो क्योंकि अब फूड ग्रेन्स भी मार्केट में बिकने लग गया था, तो उसकी प्राइस क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स के जो लोग हैं, वो भी अपनी इनकम में से कुछ पैसा अब फूड को खरीदने के लिए खर्च कर सकते थे। So the low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in the relative prices. तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि due to increase in the production of food grains or supply in the market, the price of such food grains declined and this benefited our low income group people. ठीक है, चले The fourth impact is create the buffer stock of food grains. Buffer stock का मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास इतना प्रोडक्शन था कि हम अपने गोडाउन्स में भी इसको स्टोर करके रख सकते थे फॉर द फ्यूचर यूज, यानी कि हमारे पास अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स था जिससे हम इवन एक स्टॉक भी बिल्डअप कर पा रहे थे। कहाँ हमें पहले बाहर की कंट्री से ये सामान खरीदना पड़ रहा था, और आज हम इतने ज्यादा सक्षम हो चुके थे कि हम अपना कंजप्शन भी पूरा कर रहे थे, मार्केट में भी बेच रहे थे, प्लस फ्यूचर के लिए भी हम बफर्स क्रिएट कर रहे थे। सो क्रिएट बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स के अंदर क्या कहा गया, The Green Revolution enabled the government to procure the sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of the food shortage. क्योंकि देखो भैया, बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है, आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। तो इन केस अगर कल को कभी फूड की शॉर्टेज हो भी गई तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रिजर्व, कुछ स्टॉक मेंटेन्ड है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई इम्पैक्ट तो सारे बहुत ही अच्छे रहे। पहला इम्पैक्ट ये था कि हम सेल्फ रिलायंट हुए इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, अब हमें किसी भी दूसरे देश से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था। दूसरा, हमने बेनिफिट एंजॉय किया कि अब हम मार्केट में भी फूड ग्रेन्स को बेच सकते थे, यानी कि अपना कंजप्शन पूरा करने के बाद अब फार्मर्स मार्केट में भी फूड ग्रेन्स बेच रहे थे। तीसरा, जो लो इनकम ग्रुप्स पहले बहुत बड़ा अपने इनकम का पोर्शन फूड ग्रेन्स को खरीदने के लिए खर्च कर रहे थे, अब उनके लिए प्राइसेस लो हो चुकी थी और वो आसानी से फूड ग्रेन्स खरीद पा रहे थे। फोर्थ, हमारे पास इतना फूड ग्रेन्स जनरेट हो चुका था कि हम फ्यूचर के लिए भी अपने आप को सिक्योर करके चल रहे थे कि कल को अगर फूड की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। तो ये तो सारी बातें बहुत अच्छी हमने पढ़ ली, बट इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ रिस्क भी इसके साथ जुड़े हुए थे। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स और रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। So while the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk. अब जिस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, यानी कि जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा, तो उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे थे। मोर ओवर जो HYV सीड्स थे हमारे, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो इनके साथ जुड़े हुए कुछ रिस्क थे, तो वही हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण भी बने। तो सबसे पहले जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई वो आई इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। So the area covered through the Green Revolution was initially very new and it was very much confined to Punjab, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओनली। ये तो हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था फेज 1 में, वो हमें सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी वो यही बात कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग के जो इनिशियल स्टेज थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की, उस फेज में हमने ये देखा कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही इसका बेनिफिट मिल रहा था। It is only in the recent years that coverage of the Green Revolution has gradually been extended to other states like West Bengal, Assam, केरला एंड अदर साउदर्न स्टेट्स। बच्चे आपको ये नेम्स बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं मत लर्न करना, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है कि रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ी, यानी कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट को एक्सपीरियंस किया, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो उन्होंने इनिशियल स्टेज में तो हमें बता दिया कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमें इसको एक्सपीरियंस करने को मिला, बट रिसेंट ईयर्स में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को धीरे धीरे कहां बढ़ता हुआ देखा, वेस्ट बंगाल, असम,
केरला और अदर जो साउदर्न स्टेट्स थे हमारे, वहां पे हमें इसका बेनिफिट मिला। यानी कि सिर्फ कुछ ही रीजन्स तक ही ग्रीन रेवोल्यूशन जो था हमारा बेनिफिट दे रहा था। इसके साथ साथ इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग फार्मर्स। छोटे और बड़े फार्मर्स के बीच में भी ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, देयरबाय रीपिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि जो हमारे बिग फार्मर्स थे वही इन इनपुट्स को खरीद सकते थे, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आप जो भी HYV सीड्स खरीद रहे थे, जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना था, जो पेस्टिसाइड्स आपको इस्तेमाल करने थे, उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो हमारा जो एक स्मॉल फार्मर है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सके। सो बेसिकली यही देखा गया, जो बिग फार्मर्स थे वही ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट एंजॉय कर रहे थे। सो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर अप किया रीजनल डिस्पैरिटीज का। आप ये जो सेकंड पॉइंट मैंने अभी जस्ट रीड किया है बिटवीन द बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर, आप इसके लिए इंटरपर्सनल डिस्पैरिटी हेडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। अभी हमने पीछे भी ड्रॉबैक्स पढ़े हैं HYV सीड्स के, वही आप यहाँ पर भी कंबाइन कर सकते हो। तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। The most important strategy followed in the green revolution is the application of HYV seeds. This can be useful where the sufficient and the assured water supply is available. हमने अभी पढ़ा था कि HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। वही बात इन्होंने भी यहाँ बोली कि अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको सफिशिएंट और अश्योर्ड वाटर सप्लाई चाहिए ही होगी। This seeds also requires 4 to 10 times more of fertilizers than that of the traditional variety. यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये वाले जो सीड्स है ना, इनको 4 से लेकर 10 टाइम्स ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए होता है एज कंपेयर टू आर ट्रेडिशनल वेराइटीज। यानी कि अगर आप नॉर्मल दूसरे तरीके के सीड्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, लेकिन उससे 4 से 10 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर्स हमें यहाँ पर चाहिए होता है अगर हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। Third is, moreover, the HYV crops were also more prone to attack by the pest, and the small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest control. अब बच्चे क्या होता है ना, जितना ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह, जितना ज्यादा आप केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करोगे, तो वहां पर पेस्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जरूर आते हैं। बट वहीं पर अगर आप इस तरीके से फार्मिंग करते हो जहां पर आप केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, तो HYV क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर पेस्ट आते ही आते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि अगर भाई फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं थी कि उनको पेस्ट कंट्रोल भी कराना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स की भी उनको जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में कई बार वो अपनी सारी की सारी जो उनकी क्रॉप थी वो पेस्ट अटैक से खराब हो जाया करती थी। तो ये कुछ रिस्क एसोसिएटेड थे HYV सीड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने 2 प्रॉब्लम्स को फेस किया। जो पहली प्रॉब्लम थी वो ये कि इसने इंटर रीजनल डिस्पैरिटी को अराइज किया कि कुछ स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसमें हमने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट देखा। उसके बाद वेस्ट बंगाल, असम, केरला और कुछ साउदर्न एरियाज के अंदर भी हमें इसका बेनिफिट देखने को मिला। प्लस यहाँ पर बिग और स्मॉल फार्मर्स के बीच में भी डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि एक्सपेंसिव इनपुट्स को हमारा स्मॉल फार्मर नहीं खरीद पा रहा था। उसके अलावा HYV सीड्स का इस्तेमाल करना आसान नहीं था, हमें प्रॉपर वाटर सप्लाई चाहिए थी, मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए जो कि एक्सपेंसिव है, पेस्ट अटैक से भी हमें बचाना था अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। तो ये कुछ रिस्क थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, जिसको हमें एड्रेस करना था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, जरा आप ये देख लेते हैं। So fortunately, the fear of pest attack didn't come true because of the step taken by the government. हमने अभी पेस्ट अटैक की बात पढ़ी। अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स की वजह से हम इस पेस्ट अटैक से बच पाए। कैसे? The government provided loan at the low interest rate to the small farmer and subsidized the fertilizers so that the small farmers could also have access to the needed inputs. अभी मैम आपने इतना लंबा चौड़ा में क्या बताया, बहुत सिंपल सी बात बताई गई कि फार्मर्स की मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने
कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन्स प्रोवाइड कराए, जो हमारा स्मॉल फार्मर था उसको लोन प्रोवाइड कराए गए। एट द सेम टाइम सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स दिए गए। सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी का मतलब होता है जब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर आपको सामान दिया जाता है तो उसको सब्सिडी कहते हैं, यानी कि डिस्काउंटेड रेट पे जब आपको सामान मिल रहा है तो उसको सब्सिडी कहा गया। तो इसका मतलब उन लोगों को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराए गए। Since the small farmers could obtain the required inputs, the output of the small farms equaled the output on large farms in course of time. अब यहाँ पर एक बेनिफिट और हमें देखने को मिला, क्योंकि अब स्मॉल फार्मर्स को भी जो इनपुट था वो मिलने लग गया था, तो छोटे छोटे जो उनके फील्ड्स थे, यानी कि जो छोटे छोटे खेत थे, उनमें भी उतना ही आउटपुट जनरेट हो रहा था जितने बड़े बड़े खेतों में जनरेट किया जा रहा था। सो एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। तो इसकी वजह से छोटे बड़े सभी फार्मर्स को अब इसका बेनिफिट मिलने लग गया। The risk of small farmers being ruined when the pest attacked their crops was considerably reduced by the services rendered by the research institutes established by the government. अब जब गवर्नमेंट के नजर में ये बात आई कि भाई फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो खराब हो रहा है इस पेस्ट अटैक की वजह से, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वहां तक पहुंचे। उन्होंने फार्मर्स को समझाया, सारी डिटेलिंग दी, सारी इंफॉर्मेशन समझाई कि आप अपने क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हो पेस्ट अटैक से। तो ये सर्विसेज जब हमारे स्मॉल फार्मर्स को मिलनी शुरू हुई तो वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बचाने में कामयाब हुए। So the green revolution would have favored the rich farmers only if the state didn't play an important or extensive role in ensuring that the small farmer also gain from the new technology. तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि अगर गवर्नमेंट ये कुछ स्टेप्स नहीं लेती तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ रिच फार्मर्स तक ही रह जाता, हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इसको एंजॉय ही नहीं कर पाते। सो गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो गवर्नमेंट के रोल में हमने मेन बातें क्या पढ़ी। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ने हमारे स्मॉल फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स दिए, जिसकी वजह से जितना आउटपुट बड़े बड़े खेतों में हो रहा था वही छोटे छोटे खेतों में छोटे फार्मर्स की तरफ से भी होने लग गया। प्लस पेस्ट अटैक से बचने के लिए उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू कुछ सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड कराई, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पेस्ट अटैक से बचा पाए। तो जिसकी वजह से रिच फार्मर्स ही नहीं, स्मॉल फार्मर्स को भी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट देखने को मिला। तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ऑलमोस्ट सब कुछ, कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, किस सोच के साथ इसको स्टार्ट किया, क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स आई, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्या थी और गवर्नमेंट रोल क्या था। अब आपको क्या करना है, वीडियो को अभी तुरंत रोको, ठीक है, और अब तक आपने जितना भी पढ़ा है ना स्टार्टिंग से लेकर विद हेडिंग्स, मतलब अपने माइंड में रिकॉल करो कि यार इस एपिसोड में आज हमने क्या क्या देखा। इस एपिसोड में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को समझा कि वो क्या होता है, उसके साथ जुड़े कैसे हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन उसके बारे में सोचो, इससे जुड़े हुए अचीवमेंट्स के बारे में सोचो, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, इम्पैक्ट के बारे में सोचो, और फिर गवर्नमेंट का रोल क्या था उसके बारे में सोचो। फिर आगे वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द डिबेट ओवर सब्सिडीज। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कुछ टाइम के लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराई। अब ये जो सब्सिडी थी, लेकिन ये एक डिबेट का कारण बन गई। मतलब कुछ लोग तो ये कहने लगे कि सब्सिडीज देनी चाहिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे में अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सही कह रहा था। जो ये कह रहे थे कि सब्सिडी देनी चाहिए वो सही थे, या जो लोग ये कह रहे थे कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए वो सही कह रहे थे। तो ऐसे में हमारा जवाब क्या है भाई? हमारा जवाब तो वही है जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो जब भी ये क्वेश्चन अराइज होता है, आपसे क्वेश्चन आता है कि सब्सिडीज के बारे में आपको फेवर में बातें बतानी है, तो आप फेवर में लिख दीजिएगा आंसर को। अगर वो आपसे पूछे कि सब्सिडीज के अगेंस्ट में कुछ बातें लिखनी है तो आप अगेंस्ट में लिख देना। सो द डिबेट ओवर सब्सिडीज की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। So in the context of the agriculture, subsidy means the supply of certain inputs to the farmers at prices lower than the market price. So ये एक बहुत ही complete definition है सब्सिडी की, कि सब्सिडी का मतलब है जहां पर कुछ इनपुट्स आपको मिल रहे हैं मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, उसको सब्सिडी कहा गया, ठीक है। The economic justification of subsidy in agriculture, it at present a hotly debated क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन बन चुका था कि सब्सिडी दी जाए या ना दी जाए।
It is generally agreed that it was necessary for the government to grant the subsidies to provide an incentive for the adoption of the new HYV technology by the farmers in general and the small farmers in particular. And any new technology will be looked upon as being risky by the farmers. So subsidies were therefore needed to encourage the farmer to test the new technology. होता है ना कि अगर हम एक ऐसे पर्सन है विद द स्मॉल मीन्स, यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे में अगर आप हमारे सामने एक ऑफर लेकर आएंगे कि यार ये चीज आपको इस्तेमाल करनी है और वो महंगी होगी, तो क्या हम एक स्टेप आगे लेंगे उस चीज को इस्तेमाल करने का? नहीं। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हमारे स्मॉल फार्मर्स के साथ भी हुआ था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उन सबको ये समझाया गया कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको HYV सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, बट हमारे स्मॉल फार्मर्स के पास तो इतना पैसा नहीं था ना कि वो फर्टिलाइजर्स को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे में हमारे स्मॉल फार्मर्स इन फर्टिलाइजर्स को, इन HYV सीड्स को अडॉप्ट करें, इसके लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया कि सब्सिडाइज प्राइस पर फर्टिलाइजर्स देना शुरू किया। भाई एटलीस्ट ये एक्सेप्ट तो करें, क्योंकि देखो पैसों की कमी के कारण से ये लोग HYV सीड्स को फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि स्मॉल फार्मर्स इसका इस्तेमाल करें, तो इनिशियल स्टेज पर इसीलिए उन्होंने फर्टिलाइजर्स को सब्सिडाइज प्राइस पर बेचना शुरू किया, ताकि हम अपने फार्मर्स को एनकरेज कर सके कि वो एटलीस्ट इस नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करें। ठीक है, अब इसी सब्सिडीज के बारे में फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, some believe that the government should continue with the agriculture subsidies because farming in India continues to be the risky business। तो कुछ का ये कहना था कि गवर्नमेंट को ये जो सब्सिडाइज प्राइस पे फर्टिलाइजर दिया जा रहा है ये देते रहना चाहिए, क्योंकि भैया फार्मर्स के लिए आज भी जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की बिजनेस है। Most farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without the subsidies। और उन्होंने यही कहा कि आज भी ऐसे हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो पुअर स्टेज में हैं, तो उन लोगों के लिए ये आसान नहीं है इस तरीके के इनपुट्स को खरीदना, तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। Eliminating subsidies will increase the inequality between the rich and poor farmer and violate the goal of the equity। और आप जो ये चीख कर 5 ईयर प्लान के अंदर इक्विटी के गोल के बारे में बात कर रहे थे, अगर आप सब्सिडी को हटा दोगे तो रिच और फार्मर्स के बीच में फिर से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये थे फेवर में बातें कि सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आज भी जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की बिजनेस है, तो ऐसे में फार्मर्स को एक हेल्प हो जाएगी अगर उन्हें कम प्राइस पे फर्टिलाइजर मिलेगा तो। दूसरा उन्होंने ये बोला कि हमारे फार्मर्स पुअर स्टेज में हैं तो वो इतने महंगे इनपुट्स नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। तीसरा, अगर आप सब्सिडी हटा दोगे तो फिर से जो डिस्पैरिटी है रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो फेवर में तो ये बातें थी। अगेंस्ट में क्या कहा गया? तो अगेंस्ट में कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा that once the technology is found profitable and it's widely adopted, subsidy should be phased out as their purpose have been served। बहुत ही लॉजिकल बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो, शुरुआती दौर में सब्सिडी देना जरूरी था क्योंकि हम ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर कोई करे, बट आज जब सबने इसको अडॉप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब सब्सिडी को हटा देना चाहिए। Further, the subsidies are meant to benefit the farmers, but at a substantial amount of fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry। उन्होंने ये भी बोला कि सब्सिडीज का बेनिफिट हम फार्मर्स को देना चाहते थे, बट अल्टीमेटली जब इतना ज्यादा आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे फार्मर का फायदा तो कम हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का फायदा ज्यादा हो रहा है। Among the farmers, the subsidy largely benefits the farmers in more prosperous region। और ये भी देखने को मिला कि सब्सिडी का बेनिफिट जो प्रॉस्परस रीजन के जो फार्मर्स थे वो उठा रहे थे। Therefore, it is argued that there is no case for continuing with the fertilizer subsidies। It doesn't not benefit the target group and it is a huge burden on government finances। तो उन्होंने यही बोला कि अब ये सारी बातें यही कहती हैं कि अब हमें फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज को और आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट बेसिकली हम जिन तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है।
एंड मोर ओवर ये हमारे गवर्नमेंट के जो डेट्स है उसको भी इंक्रीज कर रहा है, उनके फाइनेंसेस पर एक बर्डन है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको पैसा दे रही है, वो तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को पूरा पैसा भर रही है ना, वो खुद आपको सब्सिडाइज प्राइस पे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा रही है, तो इसका बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर था। तो अननेसेसरी गवर्नमेंट का जो बर्डन था वो इंक्रीज हो रहा था। तो टू रिड्यूस दैट बर्डन उन्होंने कहा कि अब सब्सिडीज को हटा दो। तो फेवर में बात हुई वो तो हमने समझ ली। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज के अंदर कहा गया, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अब लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके, एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब सब्सिडीज हटा दी जानी चाहिए। दूसरा ये कहा गया कि सब्सिडीज जिन लोगों के लिए हमने स्टार्ट की तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का बेनिफिट उठा रही है। बच्चे मैं बार बार समझा रही हूँ, बार बार एक एक चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली बता रही हूँ, आपको माइंड में स्टोर करना है, ठीक है। सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट मिल रहा था, जो प्रॉस्परस रीजन के फार्मर्स थे वो इसको एंजॉय कर रहे थे, और इसकी वजह से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे बर्डन इंक्रीज हो रहा था और टारगेट ग्रुप्स तक इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो ये बातें बोली गई सब्सिडीज को हटाने के लिए, ठीक है। अब मैम कंक्लूजन क्या निकला फिर ये बताइए बच्चे। कंक्लूजन तो ये निकला, द एक्सपर्ट आर्ग्यूज दैट इफ द सब्सिडीज आर लार्जली बेनिफिटिंग द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स, the correct policy is not to abolish the subsidies but to take the steps to ensure that only the poor farmers enjoy the benefit. So conclusion के बारे में उन्होंने ये बोला, एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर आप ये कह रहे हो कि जो बेनिफिट है वो सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और बिग फार्मर्स को ही मिल रहा है, तो ऐसे में आपको सब्सिडी हटाने की जरूरत नहीं है, आपको वो स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे बेनिफिट हमारे पुअर फार्मर्स तक ही पहुंचे। आप सब्सिडीज को अबॉलिश मत करो, बट ये देखो, ये इंश्योर करो कि आप जिनके लिए ये बेनिफिट दे रहे हो ये बेनिफिट उन तक पहुंचे। तो आपको ऐसे कुछ स्टेप्स आपको लेने चाहिए, ना कि आपको सब्सिडीज को अबॉलिश करना चाहिए, ठीक है। सो हमने यहां तक पूरा अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, जहां पे हमने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स आए टू ब्रिंग द इक्विटी, और आया हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन टू ब्रिंग द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, तो उसका एक क्रिटिकल अप्रेजल भी तो पढ़ना जरूरी है कि हम कहां तक पहुंचे, इन पॉलिसीज में क्या अचीवमेंट्स रही और क्या फेलियर्स। और इसी के साथ फिर आज की क्लास को करेंगे खत्म, और हमारा ये एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। सो अचीवमेंट्स की बात मैं करूं, सो द लैंड रिफॉर्म्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो चाहे लैंड रिफॉर्म्स की बात करें या ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से यस प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तभी हम सेल्फ रिलायंट हो पाए। By the late 1960s, the Indian agriculture productivities has increased sufficiently to enable the country to be the self-sufficient in food grains। और यही कारण था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही फर्स्ट फेज में ही 1960s में ही हम लोग हो गए थे सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। Economists have found that as a nation become more prosperous, और उसी के बाद हम ये कह सकते थे कि अब हमारा जो नेशन था वो प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा था। तो अचीवमेंट्स में हम यही कहेंगे कि हमारा जो एक मकसद था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का, वो कहीं ना कहीं हमने हासिल किया, बट फेलियर्स भी रहे। अब फेलियर्स क्या थे? Some 65% of the country's population continue to be employed in agriculture even as late 1990s। लेकिन अभी भी हमें ये देखने को मिला कि 65% population अभी भी एग्रीकल्चर में काम कर रही थी। 1990s तक आते आते भी ऐसा ही हमें देखने को मिला। But in India, between 1950 to 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined। इतने सारे लोग काम कर रहे थे लेकिन तब भी जीडीपी हमारी नहीं बढ़ी, तब भी जीडीपी डिक्लाइन हुई सिग्निफिकेंटली, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। जीडीपी तो डिक्रीज हुई लेकिन लोगों की डिपेंडेंसी इसके ऊपर डिक्रीज नहीं हुई, जो कि 67.5% थी 1950 में, और वहीं पे ये थी 64.9% इन 1990 में। एग्रीकल्चरल आउटपुट कुड नॉट हैव बीन ग्रोन विद मच लेस पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ हासिल नहीं किया इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसीज के अंदर, हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जो हम सोच रहे थे कि भाई इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम ये सोच रहे थे ना कि यार रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, तो वो बहुत अच्छा तो नहीं निकला, अच्छा निकला लेकिन बहुत अच्छा वाला नहीं निकला, एक्सीलेंट वाला वर्क नहीं हुआ, गुड वाला वर्क हुआ। आगे देखिए, द एंगेजमेंट ऑफ सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर
agriculture shows that the industrial and service sector didn't absorb the people working in the agriculture sector. अब इसमें सिर्फ गलती एग्रीकल्चर सेक्टर की थोड़ी ना थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी उन लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो जब उन्हें वहां से काम नहीं मिलेगा तो इंसान कहीं तो काम करेगा ना, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। सो दिस इज रिगार्डेड एज द इंपॉर्टेंट फेलियर फॉर आवर पॉलिसी फॉलोड ड्यूरिंग द 1950 टू 1990s। तो ये कुछ फेलियर्स रहे हमारे उन पॉलिसीज के जो हमने 1950 से लेकर 1990 के बीच में फॉलो करी। बट कोई बात नहीं, हम फेलियर्स को ना देखें तो हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स भी थी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम इतना भी नहीं करते तो ये जो हमें इतना सारा बेनिफिट मिला, एटलीस्ट हम सेल्फ रिलायंट हुए, हमारा नेशन प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा था, वो भी तो नहीं मिलता। सो कोई बात नहीं, अगर फेलियर्स रहे तो अचीवमेंट्स भी रहे इन रिफॉर्म्स के, इन पॉलिसीज के। तो हमने ये पढ़ा कि इन 40 सालों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या हमने किया। तो ये एग्रीकल्चर का पोर्शन हमने किया आज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। सो बच्चे, आज मैंने आपको नोट्स प्रेजेंट करते हुए पढ़ाया है, तो आपको अब थोड़ा सा अंदाजा लग जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आंसर्स लिखने हैं, प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।